बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ आप सबके सामने आए हैं, बहुत ही ख़ुसूसी मेहमानों के साथ। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए बारहा जो है रिक्वेस्ट आई गई कि इस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए, आवाम को मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ही एक बड़ी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान जिसको स्टिल एक डिस्प्यूटेड एरिया कहा जाता है, और ऐसे इलाके में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनना, और ये टूरिज़म से इसको बड़ा रिलेट किया जा रहा है, इकोनॉमी से बड़ा रिलेट किया जा रहा है। तो आज आवाम को मिलने वाले प्रॉफिट, क्या ये बेनिफिशियल है आवाम के लिए या फिर इसको किसी और टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जितने भी खदशात हैं इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनना खुश आइन बात है या फिर से गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है अभी, क्या वाकई गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का आगाज़ हो चुका है इनकी दौरे हुकूमत में, या फिर जो है सिर्फ तब्दीली का जो रंग है वो बिखेरे जा रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर टुडेज़ प्रोग्राम। तो चलें उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज के हमारे पहले गेस्ट PMLN की जानिब से गिलगित से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शम्स मीर साहब, फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन गिलगित बल्तिस्तान। उनके साथ ही PTI की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से गिलगित से ही डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली एडवोकेट नज़ीर साहब, और तीसरा गेस्ट पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्कर्दू से मेंबर गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली गुलाम शहजाद आगा साहब। तो ये तीन गेस्ट तीनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आज बनकर हमारे सामने मौजूद होंगे। आवाम जो इस वक्त अपना माइंड सेटअप बना के बैठी हुई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, इस हवाले से अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद शम्स मीर साहब। शम्स मीर साहब, मुझे आप ये बताइएगा, स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है PTI की मरहून मिन्नत है, आवाम का कहना है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ जो है इस प्रोजेक्ट कह लें या इंटरनेशनली एक बहुत ही बड़ा इनका काम है, तो इसके ऊपर ये वाकई दाद के मुस्तहिक हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़े अहम प्रोग्राम पर जो है आज हमें मदऊ किया है, और बड़े पढ़े लिखे दोस्त मेरे बैठे हैं, भाई मेरे बैठे हैं, शहजाद आगा भी, डिप्टी स्पीकर नजीर साहब भी बैठे हुए हैं। देखें, कुछ चीजें हमें इस तरह देखनी चाहिए कि अपनी जमातों से बालातर होकर अपने इलाके के मफाद को देखना चाहिए, हम अपने इलाके की उसकी तरक्की को देखना चाहिए। क्या हकीकत में इस इलाके को डेवलप करने के लिए क्या हुकूमतें काम करती हैं, सीरियसली करती हैं, या सिर्फ वो एक सियासी जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो इस किस्म की चीजें की जाती हैं? स्कर्दू अल्लाह करे कि मेरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक मॉडल सूबा बनकर उभरे, मॉडल स्टेट बनकर उभरे। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक नोटिफिकेशन से नहीं बनता है महविश। हम सब पढ़े लिखे दोस्त बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल TORs होते हैं किसी एयरपोर्ट को स्टेटस देने के लिए। उस स्टेटस से पहले उसके ऊपर एक वर्क किया जाता है, उसका टेक्निकल वर्क किया जाता है, उसका फाइनेंशियल वर्क किया जाता है, उसका फिजिकल वर्क किया जाता है। फिर जाकर उस प्रोजेक्ट को मैच्योर करने के लिए भी बहुत बड़ी, जब इंटरनेशनल आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेशनल माहिरीन आते हैं ना, पहले वो देखते हैं ये चीजों को, बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं। मैं आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मिसाल दे देता हूँ। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं स्कर्दू एयरपोर्ट को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की फैसिलिटीज के साथ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज के साथ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की साइट्स के साथ? देखिए, उसके लिए पूरे एक लवाजमात होते हैं, TORs होते हैं। क्या आप मुझे बताएंगी कि क्या स्कर्दू एयरपोर्ट एविएशन के वो तकाजे पूरे कर रहा है? वो कहाँ है? इस गवर्नमेंट ने वो हमें दिखाया ही नहीं, एविएशन के जो तकाजे होते हैं। फिर आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ पे आएंगी, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जो फैसिलिटीज हैं क्या वो वहाँ मौजूद हैं? ये मुझे बताएं कि जो IATA के इंडेक्स के ऊपर एक स्कर्दू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर डिक्लेयर हुआ है,
उनकी लिस्ट पे आ चुका है। मुझे ये बताएं जरा सा कि इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो लैंडिंग रूटिंग कैटेगरीज की जाएंगी वो किस तरह की जाएंगी, जरा ये भी हमें बता दें वहाँ पर। लेकिन शम्स मीर साहब, आप ये नहीं समझते कि जब डिक्लेयर किया गया है तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, ये आप नहीं समझते इस वक्त? नहीं, अब देख, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, देखें ये टेक्निकल चीजें हैं बड़ी। देखें, एक फ्यूलिंग सिस्टम है, एक पूरा इंटरनेशनल फ्लाइट से वहाँ लैंड करनी है, उसके लिए एक फ्यूलिंग स्टॉप सिस्टम होगा, इमरजेंसी सिस्टम होगा, सेफ्टी सिस्टम होगा, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा। कहाँ है वो सारी चीजें? पीआईए और दीगर एयरलाइंस के रूट को एनओसीज मिलेंगी वहाँ पर, वो एनओसीज कहाँ है मुझे ये बताइए वहाँ पर। फिर शहरी हवाबाजी का जो इदारा है उसकी अभी तक हमें कोई उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, उसकी जानिब से हमें कोई पता नहीं है। दिफाई सतह पर आपको मालूम है कि सिकरदू जो है गिलगित बल्तिस्तान जो बड़ा अहम इलाका है, दिफाई तौर पर वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। अभी मुझे बताइए कि क्या एयरफोर्स ने वहाँ उनको एनओसी दे दी है वहाँ पर, या सिर्फ जो है ना एक फरमाइशी प्रोग्राम के तौर पर एक नोटिफिकेशन कर दिया वहाँ पर जो है। फिर टिकटिंग का एक बड़ा निजाम होता है, एक ट्रेवल एजेंट्स का बड़ा बुकिंग के निजाम होते हैं। फिर आपको पता है कि स्टार बुकिंग होती है। जब इंटरनेशनल फ्लाइट वहाँ पर लैंड करेंगी तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, दुनिया के बड़े बड़े लोग आएंगे, डिग्नेटरीज आएंगे वहाँ पर जो है, तो उनके लिए वो जो स्टार होटलिंग होती है, 5 स्टार 7 स्टार होटलिंग का निजाम जो होता है वो सारा वहाँ पर है। मुझे ये हैरानी की बात है कि इस किस्म की चीजें, इस किस्म की बातें कर दी जाती हैं। एक नोटिफिकेशन कर दिया गया, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया गया जी। और भाई बाकी चीजें तो आप हमें बताएं, अभी तो कोई बेवकूफ लोग, अनपढ़ जाहिल लोग तो नहीं बैठे। चलें ठीक है। शम्स मीर साहब ने नाज़रीन यहाँ पर बहुत ही बड़े पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है और मैं डायरेक्टली अभी नज़ीर साहब की जानिब बढ़ूंगी। एडवोकेट नज़ीर साहब, अभी जो पॉइंट्स की तरफ इशारा किया और बहुत ही छोटे और बारीक पॉइंट जो है ना आपके सामने रखे हैं अभी शम्स मीर साहब ने, क्या आप इसको कैसे क्लियर करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर खालिद को ठीक ठाक की बेहतरीन क़यादत में दिल्ली में एक अजीम माइलस्टोन अबूर किया है। सिकरदू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जी बिल्कुल। जनवरी 2020 में फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन गुलाम सरवर साहब ने अनाउंस किया था कि सिकरदू एयरपोर्ट को अपग्रेड करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सेटअप किया जाएगा। इस पे शम्स मीर साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो एयरपोर्ट को अपग्रेड किया गया, एलिवेट किया गया। उस अपग्रेडेशन के दौरान जो तकाजे शम्स मीर साहब बता रहे हैं वो सारी पूरी हो गई हैं। बेसिकली शम्स मीर साहब को और अपोजिशन को यकीन ही नहीं आ रहा कि एक साल में इतना अनप्रेसिडेंटेड या माइलस्टोन कैसे अबूर हुआ। बेसिकली ये है कि हम कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से बाहर निकल रहे हैं। तो इनको यकीन नहीं आ रहा कि एक साथ में सारा काम कैसे हुआ। इस वक्त जो फ्लाइट चलेगी विजुअल फ्लाइट गुड्स के तहत ही चलेंगी, जिसको कहते हैं। नज़ीर साहब यकीन तो कर लिया है उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ये समझाएं भी ना कि एनओसीज क्या ली गई हैं, फैसिलिटीज कैसे दी जाएंगी, जो ओवरऑल एक सेटअप होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उस हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दें। यकीन कर लिया है जी। मैं बता रहा हूँ कि शम्स मीर साहब को क्यों यकीन नहीं आ रहा है। इसकी अपग्रेडेशन का क्या मतलब है? आप रनवे पे काम करते हैं, आप इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, फ्यूल की बात कर रही है, सारी अरेंजमेंट हो के रोकी मिलती है, तब जाके इसको डिक्लेयर किया गया 2 दिसंबर से यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट अभी चल सकती हैं। सही। अब इसको फर्दर अपग्रेड कर रहे हैं, जिसको इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूट जिसे IFR कहते हैं, जिसमें क्लाउडी और अदर वेदर कंडीशन में भी फ्लाइट ऑपरेट हो सकेंगी। और आज की खबर है फ्लाई दुबई ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को दरखास्त जमा कराई है कि ये जो फ्लाई दुबई है ये चाहते हैं ये दुबई से सिकरदू के लिए फ्लाइट चलाएं। इसके लिए उसी के लिए आज लोगों ने सिविल एविएशन को दरखास्त बाकायदा तौर पर दी है। ये देखें, ये सारा कुछ एक विजन था हमारा, प्रोमोट टूरिज्म इन गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा नया काम हो रहा है। मैं जब कह रहा हूँ कि कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सब बाहर निकल रहे हैं, नया काम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। इनको लाजमन इनको यकीन नहीं आएगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गिलगित और सिकरदू में 5-5, 6-6 फ्लाइट रैली हो रही हो।
ये कभी नहीं हुआ था कि जी इस्लामाबाद के अलावा लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद से चिकनगढ़ एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट से आ रही हो। ये पहली दफा हुआ, इनको ये भी यकीन नहीं आ रहा था। और अभी जब इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया, स्टेटस दिया गया, अब फ्लाइट चल सकती है, बिल्कुल ये रनवे खोला गया है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, बिल्कुल ऑपरेट हो सकता है। सारी अरेंजमेंट जिन खदशात का इजहार शमशेर साहब कर रहे हैं, सारी खदशात दूर हो चुकी है। अब कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट करतू लैंड कर सकती है। एडवोकेट नज़ीर साहब, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा, देन मैं शहजाद आगा साहब की जानी बढ़ूंगी कि अभी ये जो स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी काम के हवाले से बात करें तो कितने % काम कंप्लीट हो चुके हैं और कितना अभी रहता है, मुझे जस्ट ये बता दें इन शॉर्ट। आपसे गुजारिश की है कि इस पे जनवरी 2020 को ये अनाउंस हुआ था फेडरल मिनिस्टर साहब की तरफ से, पूरा साल इस पे काम हो के इसको अपग्रेड किया गया है। वो तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई है जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि फर्दर अब हम IFR की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब इसके ऊपर काम कंप्लीट हो चुके हैं तो जो पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है शमशेर साहब ने, उनके नॉलेज में क्यों नहीं है? फिर नून लीग वालों को आता पता नहीं है क्या इस हवाले से? फिर सिर्फ आपकी पार्टी ने क्या बताया नहीं है? ये क्या रीजन है? देखिए, चीजें बताने की नहीं होती हैं। जब हमने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट अभी चिकरदू आ सकती है तो आएगी, अभी बिल्कुल आएगी। मैंने कहा आज ही फ्लाइट उबर। चलें, ठीक है, मैं शहजाद आगा साहब की जानी बढ़ती हूँ। शहजाद आगा साहब, अभी स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से जो कुछ पॉइंट्स की तरफ इशारा किया शमशेर साहब ने, क्या आप उनसे एग्री करेंगे या फिर डिसएग्री करेंगे? और उसी के आंसर में अभी एडवोकेट नज़ीर साहब ने क्लियर करने की कोशिश की है, तो क्या आप उनके साथ एग्री करेंगे? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू महवी साहब का। मैं समझता हूं कि जो मीर साहब ने जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मैं उससे भी एग्री इसलिए करता हूं क्योंकि वाकई में ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल अभी तक नहीं किया है। खैर, नोटिफिकेशन तो ये कि मैं स्टेक होल्डर हूँ स्कर्दू का, तो मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करूंगा अगर ये मनोअन इस नोटिफिकेशन के वो मनोअन इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। लेकिन हमें ब्रेक में ये देखना होगा कि पिछले एतवार में मुख्तलिफ निजी इदारे जो कि अपने फ्लाइट को यहाँ गिलगित बल्तिस्तान खासकर स्कर्दू एयरपोर्ट पे लैंड करना चाह रहे थे, वो भी यहाँ पे अपना PI की तरफ परवाज भी करना चाह रहे थे, लेकिन उनको NOC नहीं मिली। तो इंटरनेशनली अगर मिसाल के तौर पर कोई दुबई से आना चाहता है, कोई या अबू धाबी से आना चाहता है, कोई ईरान से आना चाहते हैं, या कोई आगे क्या नाम है सऊदी अरब से अगर आना चाहते हैं, क्या उनको NOC मिलता है? मिलेगा इस तरह? क्योंकि अभी तक इंटरनेशनली जो हमारी जो कम्युनिटी है, जो बाकायदा की उसके ऊपर टीम आती है, जैसे कि मीर साहब ने कहा, वाकई में एक टीम आती है, उसकी सर्वे होती है, सर्वे के अंदर फिर उसकी फिर इजाजतनामा जारी होता है कि वाकई में गिलगित बल्तिस्तान खासकर स्कर्दू के अंदर जो है ना जहाज लैंड करने में कोई इशू नहीं। वाकई में ये बड़ी एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के ऊपर जहाज लैंड करने में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खत्ता है, इस खत्ते के अंदर अगर हम बैनुल-अक़वामी तौर पर हम यहाँ पे जहाज गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू में अगर लैंड किया जाए, क्या गिलगित बल्तिस्तान मुल्क के दीगर जो अक़वाम है क्या वो खामोश रहेंगे? क्या जो हमारा मुल्क दुश्मन मुल्क हमारे हमसाये में है, क्या वो लोग खामोश रहेंगे? तो इन तमाम चीजों के तदारुक के लिए भी कोई लाएअमल इनके पास होनी चाहिए। तो शहजाद आगा साहब, आप नहीं समझते जब ये इतना बड़ा इस जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं तो इन्होंने बैक पे इन चीज़ों के ऊपर नजरसानी नहीं की होगी? NOCs के बगैर ये कैसे जो नहीं है लैंड करवा सकते हैं प्लेन्स को? तो ऑलरेडी इनके पास NOCs होंगे या इन्होंने NOCs के जरिए से ही काम करवाना है ना? नहीं, देखिए, अभी तक उस चीज की अवेज़ा अभी तक ना किसी को पता है, ना किसी स्टेक होल्डर को पता है, ना देगर। एडवोकेट नज़ीर साहब ने कहा है कि चीजें बताने की नहीं होती, तो क्या असेंबली में ये डिस्कस नहीं किया गया? सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नोटिफिकेशन हो गया, बाकी उसके तमाम रिक्वायरमेंट जो मीर साहब ने जिक्र किया, उन तमाम रिक्वायरमेंट के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अभी रनवे के ऊपर इस वक्त तकरीबन 30 से 40% जो है ना काम हो चुका है, बाकी तो बहुत सारे 60% जो है ना काम अभी होना बाकी है। तो क्या ये आधे रनवे पे क्या इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो क्या इनको फिजिबल करार दिया है? तो इन तमाम सवालों के जवाब इनको देना होगा, फिर जाके
کیونکہ یہ وہ وقت نہیں رہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ایسے میں بیوقوف بنائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم جب چھوٹے تھے طالب علمی کے زمانے سے ہی ابھی تک ہم گلگت بلتستان خاص کر کرو کے اندر انٹرنیشنل فلائٹس کا ہم مطالبہ کیا کرتے تھے. اگر آج یہ مطالبات پوری ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن اگر یہ صرف نعروں کی حد تک رہیں گے تو میرے خیال سے پھر یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کے اسی سوال کے تھرو جو ہے نا میں ایڈوکیٹ نذیر صاحب کی جانب پہلے بڑھوں. جی شمس صاحب. میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, میرے ساتھ کیونکہ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اسٹیٹس جو ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں انٹرنیشنل فلائٹ لینڈنگ جو ہوتی ہے وہ ایک جنرل پیسنجرز کے ساتھ آتی ہے, جنرل ٹکٹنگ کے ساتھ آتی ہے. دوسری انٹرنیشنل فلائٹس کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہے چارٹر فلائٹس کا. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ جب PMLN ہماری گورنمنٹ تھی یہاں پر تو اس وقت مختلف سرویز ہوئے یہاں پہ. ان سرویز کے بعد یہاں پر انٹرنیشنل چارٹرڈ فلائٹس ہوئی ہیں, چارٹرڈ فلائٹس ہوئی ہیں, پیسنجر فلائٹس نہیں ہوئی ہیں. اور پیسنجر فلائٹس کے لیے مینیجنگ جو سسٹم ہوتا ہے, صرف آپ PIA سے پوچھ لیں, آج PIA سے پوچھ لیں کہ بھائی انٹرنیشنل فلائٹ کل سے یہاں پر پیسنجر لینڈنگ کرے گی, آپ کا اسٹاف یہاں پر اس لیول کی لینڈنگ کے لیے تیار ہے, اس لیول کی جو پیسنجر سروس کے لیے تیار ہے, صرف PIA سے آج پوچھ لیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈوکیٹ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کو ڈکلیئر کیا ہے, یہ EATA کی لسٹنگ پہ آئی ہے؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں یہاں پر جو ہے. جی ایڈوکیٹ ٹھیک ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ خان صاحب بادشاہ آدمی ہے, وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بھی بنا چکے ہیں, یہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹس کے بھی نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں, وہ ذرا بتا دیں. تو یہ تو اب نوٹیفیکیشن کی حد تک اگر معاملہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ نذیر صاحب 3 سوال اس وقت اٹھائے ہیں شمس میر صاحب نے. اسی کے علاوہ اسمبلی ممبر آپ لوگ اسمبلی میں ہی بیٹھتے ہیں, شہزاد آغا صاحب آپ لوگوں کے فیس ٹو فیس باتیں ہوتی ہیں, فیس ٹو فیس بلز کیونکہ معاملات طے کرنے ہوتے ہیں, ان کے نالج میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں, تو کہ اسمبلی میں بھی آپ لوگ نہیں دکھاتے. کس کو دکھانے کے لیے رکھے ہوئے ڈاکومنٹیشن اور اسٹیٹس دیا گیا ہے, کیا ریکوائرمنٹس بھی فلفل کی گئی ہیں یا نہیں, یہ اس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا. میں جواب دے چکا ہوں نا. میں فردر کلیریفیکیشن کے لیے میں یہی عرض کر رہا ہوں شمس صاحب کو کہ آپ نے صرف خواہش کا اظہار کیا ہوگا کہ پیسنجر فلائٹ آ جائے. ہم نے خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جنوری 2020 میں فیڈرل منسٹر نے اعلان کیا 1 سال کے اندر سکردو ایئرپورٹ کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, ایلیویٹ کیا گیا ہے. یہ جو بتا رہے ہیں جو ریکوائرمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی داری عدد نہیں ہے جس کی نوٹیفکیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو اپ گریڈ کیا گیا, تب جا کے اس کو یہ اسٹیٹس دیا گیا. ابھی فلائٹ آپریٹ ہو سکتی ہے سکردو ایئرپورٹ میں. البتہ میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ انسٹرومنٹ فلائٹ رولس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس کے بعد کلاؤڈی اور ادر ایڈوانس ویدر کنڈیشنز میں بھی فلائٹ آپریٹ ہو سکیں گی. اور میں یہی کہہ رہا تھا آج ہی فلائٹ دبئی نے اپلائی کیا ہے, یہ چاہتے ہیں دبئی سے فلائٹ آ جائیں, ان کی آپریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سکردو ایئرپورٹ میں. تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ساری ریکوائرمنٹ فلفل ہو گئی ہے. اور ساتھ آپ کے پروگرام سے میں گلگت بلتستان کے عوام کی اور خوشخبری سنا رہا ہوں کہ گلگت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے فیزیبلٹی کا کام اب شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے دور میں ہی گلگت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا. شمس میر صاحب آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں بھی سوری میں ختم کر رہا ہوں. غلام شہزاد آغا صاحب یا شمس میر صاحب کو اگر ہم پابند ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ ان کو کاغذات ان کے گھر میں پہنچائے سارے نوٹس کے ڈاکیومنٹس کی, ہم پابند نہیں ہیں. اسمبلی میں تو ڈسکس ہونا چاہیے نا سر, کہاں پر پابند ہے؟ پھر سر مجھے بتائیں کہاں پر پابند ہے آپ دکھانے کے؟ ہم پابند ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فلائٹ آپریٹ ہو سکتی ہے, اب فلائٹ آ سکتی ہے. نہیں چلے آ سکتی ہے, آپ لوگ پابند کہاں پر ہیں؟ ڈاکومنٹ دکھانے کی پابند کہاں پر ہے, وہ جگہ ذرا بتا دیں. نہیں یہ ڈاکومنٹ جا کے ہم ان کے گھروں میں پہنچائیں.
नहीं, इनके घरों में ना पहुंचाएं आप, ठीक है ना। पाबंद कहाँ है, कहाँ दिखा सकते हैं, वो जस्ट बताएं। ना पाकिस्तान में ही है गुलाम शहजाद आगा साहब को सब कुछ पता है कि 1 साल में इसकी अपग्रेडेशन पे काम हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, हमें लाइन रखा गया जी। शमशमीर साहब आप पता जब फ्लाइट को इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करेगी तो शहजाद आगा सबको पता चल जाए। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। शमशमीर साहब नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा था एडवोकेट साहब से कि एडवोकेट साहब मुझे सिर्फ एक चीज दिखा दें कि आप मुझे ना दिखाएं, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को दिखा दें कि ये अयाशा की लिस्टिंग पे सिकरदू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर डिक्लेयर हो चुका है। अभी आप खोल रहे हैं अपना, आप गूगल पे चले जाएं, अभी आप उनकी साइट खोल रहे हैं, वेबसाइट खोल रहे हैं और उसमें आपका फोन नजर आ जाएगा, पता चल जाए आपको। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि चार्टर्ड फ्लाइट आ सकेंगी, चार्टर्ड फ्लाइट जरूर आएगी, लेकिन पैसेंजर लैंडिंग एनओसी जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, इंटरनेशनल डेस्क के लिए, इंटरनेशनल ऑफिस के लिए जरूरी होता है। सिकरदू में अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी नजर ही नहीं आई है। चलें ठीक है शमशमीर साहब, इसके लिए ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगा कि क्या ये पैसेंजर्स भी आ सकते हैं या नहीं। पीआईए को पता है, नहीं पीआईए को पता है। पीआईए के अभी तक कोई इंटरनेशनल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पीआईए के, अभी तक उनमें से एक बंदा सिकरदू नहीं आया है, उसको भी पता नहीं है। आप पीआईए से पूछ लें, क्लेरिफिकेशन ले लें उनसे, उनको भी मालूम नहीं है। तो ये चीजें नोटिफिकेशन की हद तक तो अच्छी लगती हैं, नोटिफिकेशन की हद तक तो अच्छी लगती है, लेकिन देखिए उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको आप जो है नोटिफिकेशन दिखा कर कहेंगे। चलें ठीक है शमशमीर साहब, है आपको बल्तिस्तान की आवाम, बल्तिस्तान के अंदर सेफ्टी सिस्टम, वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम, वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होगा, वहाँ का जो सोशल सिस्टम होगा, आपको उसके लिए तैयार करना होगा पूरे बल्तिस्तान को, वहाँ की डेवलपमेंट को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर एयरपोर्ट टू सिटी के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इस किस्म का बनाना होगा। हमने तो रोड बना चलें शमशमीर साहब, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आवाम को पता चल सकेगा। या तो दो तरीके हैं, या तो आप जो है ना डॉक्यूमेंटेशन आवाम के सामने रखें, पब्लिक करें और बताएं कि हर चीज़ के एनओसीज हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज जिस तरीके से देनी चाहिए उसके ऊपर हमने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई है। सेकंड, या फिर यही कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आवाम को खुद ब खुद सब चीज़ों का इल्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं शहजाद आगा साहब की जानिब में बढ़ती हूँ। शहजाद आगा साहब, अभी तो चलेंगे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना किस हद तक फिजिबल है, किस हद तक नहीं, इसके ऊपर आज अभी हमने बात किया। अभी अगर मैं ये कहूँ कि आवाम बल्कि ये कहती है कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पीटीआई की मरहून मिन्नत है और आवाम इस पर एग्री करती है और इस वक्त डट के खड़ी है। मुझे आप जस्ट ये बताएं, आपने खुद कहा कि अगर ये ओवरऑल एक अच्छे सिस्टम के तहत चलता है तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, हम इनको दाद देते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की भी रही है, हुकूमत तो नून लीग की भी रही है। तो अगर इन्होंने ये काम अच्छे से कर दिखाया तो क्या आप वाकई इस बात को एडमिट करेंगे कि आपकी हुकूमत की नाअहली रही है और इनकी हुकूमत की काबिलियत है ये? देखिए, एक चीज से ज़हन में रखें, हर एक्टिविटी के पीछे कोई मकासद होता है। अगर आज इन्होंने नोटिफिकेशन करके ये अवाम के ऊपर एहसान कर रहा है कि ये 86 पॉइंट स्कोरिंग करें, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं स्कर्दू में बैठा हूँ, मुझे जैसे मीर साहब ने कहा, मुझे कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रहा है कि स्कर्दू एयरपोर्ट जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। साहब, रातों रात नहीं होती ये चीजें, रातों रात आपको रिजल्ट नहीं मिलती। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो एएसएफ की है, ठीक है जी। वो एएसएफ के 50 अफराद पर मुश्तमिल जो है ना यहाँ पे इनके अमला बैठे हैं, क्या उनने इजाफा किया है? इसी तरह क्या कौन से इदारा यहाँ आके बैठा है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को यहाँ कंट्रोल कर रहा है? इसी तरह पीआईए जो कि बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, इंटरनेशनली जब उनकी फ्लाइट चलती है, क्या वाकई में उनके लोग यहाँ आए हैं? क्या उनके डेस्क यहाँ पर अलग की है? कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें स्कर्दू एयरपोर्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा। तो मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, अलबत्ता इन्होंने कोई प्रोसेस में डाला हो, या जिस तरह नजीर साहब कह रहा है कि भाई हम मजाज नहीं है कि हम इनको जो है ना डॉक्यूमेंटेशन इनसे शेयर करें, तो मेहरबानी होगी। अगर शेयर करता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये 86 पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर इस तरह के हरबे इस्तेमाल की जाती है तो मेरे कौम के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो अगर मैंने पहले भी कहा कि मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर इसको वाकई अगर इसके ऊपर अमली जामा पहनाया जाता है तो सबसे पहले तो मैं मुस्तक़िल होंगे क्योंकि मैं यहाँ का स्टेक होल्डर हूँ।
تو मैं विषय जरूर कहूँगा, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने से पहले अगर सिर्फ एक कागज जो कि नोटिफिकेशन के नाम से अगर ये लोग को उसको उछालते फिरेंगे तो मेरे ख्याल से ये हमारे साथ फिर जाए। तो शहजाद आगा साहब, अभी आप ये जो सवालात यहाँ पर उठा रहे हैं एडवोकेट नज़ीर साहब से, मुझे ये बताएं कि आज से पहले भी आपने ये सवालात किए हैं इनसे या इनकी हुकूमत से? नहीं, ये सवालात तो हम करेंगे, हम अब के बाद करेंगे, क्योंकि अब की बात आपसे पहले क्यों खामोश थे? कुछ दिनों पहले नहीं, ये करदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बातें जो है ना, कुछ दिनों पहले ये लोग गर्दिश में लाए हैं आवाम के दरमियान, कुछ ही दिनों पहले लाए हैं। एक नोटिफिकेशन आई, उसके बाद इन्होंने वावला मचाया कि हम गिलगित बल्तिस्तान खासकर करदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे रहा है। ठीक है, खैर नोटिफिकेशन तो कोई भी कर सकता है, जिस तरह मीर साहब ने कहा बहुत सारे नोटिफिकेशन पहले भी हो चुका है, फिर उसकी यू टर्न भी हमारे सामने है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट के लिए जो है ना यू टर्न हो। अगर हमारी जहाँ सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमारी डिमांड है, हमारी पब्लिक की डिमांड है। जिस तरह मैंने कहा कि हमारी तकरीबन 25-30 सालों की जो जिद्दोजहद के अंदर सियासी, उसमें हमारे ये डिमांड था कि करदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यहाँ जो है ना सयाहती अफराद जो है ना यहाँ डायरेक्ट यहाँ आ जाए और सयाहत फ्री जोन करार दे दें, ताकि गिलगित बल्तिस्तान में आसानी के साथ बैनुल-अक़वामी जो है ना सयाह यहाँ पे आ जाएं और गिलगित बल्तिस्तान एक सयाहती मकामात को देखें लोग आके और खूबसूरत मकामात से लुत्फ़ अंदोज़ हो। इससे क्या होगा? टूरिज्म के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म से जो है ना गिलगित बल्तिस्तान को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इस वक्त। नहीं, यही तो ना, कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है। सिर्फ अगर इस तरह के हवाई फायरिंग करते रहेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ हमें कचरे ही नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आके, जिस तरह नाम पहले भी जिक्र किया करते थे कि यहाँ की जो सयाहती जो रॉयल्टी है कम से कम गिलगित बल्तिस्तान को मिले। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो चलो बन गया एक मिनट के लिए, बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फायदे बताएं। क्या उस कंडीशन के अंदर कोई फवायद रखे हैं? क्या उसकी जो इनकम के अंदर जो शेयरिंग? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें एडवोकेट नज़ीर साहब की जानिब बढ़ते हैं। एडवोकेट नज़ीर साहब, अभी जैसे कि सवाल उठाया शहजाद आगा ने, और इसी तरह से ये सवाल पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का है और उनका ये आप PTI की हुकूमत से बल्कि ये सवाल है कि ये जो एयरपोर्ट अभी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बनाया गया है, इंटरनेशनल का इसको दर्जा दिया गया है, इज इज बेनिफिशियल फॉर होल गिलगित बल्तिस्तान और नॉट? जी, मैं भी शेख, तो मैं ये गुजारिश करूँ कि ये अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ, ये कोई दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये इवन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नहीं है। अभी मैं शुरू में गुजारिश कर रहा था कि एक संगमील हब में अबूर किया है। शहजाद आगा साहब का सवाल बहुत जेन्युइन है कि फवाइद क्या होंगे। देखिए, दो पोर्शंस में आप इसके फवाइद को तकसीम करके आप देखेंगे तो चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो इस साल ही शिकरदू में शहजाद आगा साहब को पता है, जब लाहौर से, फैसलाबाद से, कराची से, इस्लामाबाद से जब फ्लाइट आई तो मईशत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। टूरिस्ट जब आते हैं तो एक तो जो बता रहे हैं ये शहजाद आगा साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ कि इससे गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट को अभी तक कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं की वादे। अभी हम टूरिज्म की पॉलिसी दे रहे हैं, तकरीबन इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। हम इंशाल्लाह अगले या उससे अगले सेशन तक हम चाह रहे हैं कि इसको असेंबली में लेके आए। ठीक है, अभी टूरिज्म जस्ट करे, लेकिन दूसरा पोर्शन जो मैं कर रहा था कि टूरिस्ट आने से आवाम को, मतलब आपकी होटल इंडस्ट्री है शिकरदू में, आप पिछले साल और इस साल की होटल इंडस्ट्री का मुआवजा करके आप देखिए कितना फर्क पड़ा होगा। टूरिस्ट आते हैं तो वो कुछ स्पेंड करके जाते हैं। और बताइए ये है कि रेगुलेट होना चाहिए। जो भी लोग आते हैं, जिस बल्तिस्तान आता है कचरा छोड़ के चले जाते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी की जरूरत होती है। जब हमें पॉलिसी की पिछले हुकूमतों ने नहीं किया, लेकिन हम ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाना चाहते हैं कि 10 दिन में कट पेश करके। इसमें पूरा साल रिसर्च वर्क हुआ है, इस पे कंसल्टेंट्स ने काम किया है। हम दे रहे हैं पॉलिसी अभी, जिससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा और ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर को हम रेगुलेट करने जा रहे हैं। एडवोकेट साहब, अभी टूरिज्म सेक्टर की आपने बात की। टूरिज्म सेक्टर जो नहीं है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आवाम को इस तरह से बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपके ही मिनिस्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदगी से इस बात को एडमिट किया है और ये कहा है
कि गिलगित बल्तिस्तान को इस वक्त टूरिज्म से 5% भी मुनाफा नहीं हो रहा है। जो भी इसकी रियलिटी है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो फेडरल को जा रही है। तो हाउ कैन यू से कि टूरिज्म को हम बेस बना के आप ये सारी बातें आप कह रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को टूरिज्म से फायदा होगा? टूरिज्म से फायदा नहीं हो रहा अभी तक। नहीं, टूरिज्म में आप किस रियलिटी की बात कर रही हैं? एक तो आप जो क्या कहते हैं एक्सपेडिशन से आती है, एक्सपेडिशन में आप रॉयल्टी की बात कर सकती हैं, वो बात आपकी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ओवरऑल टूरिज्म के लिए देखें, हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। 85 अरब रुपए का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी आपके सामने गिलगित चतराल रोड का टेंडर हो के अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू है। इसी तरह अस्टोर रोड है, इसी तरह आपका तारल तंगीर है, नगर रोड है, ये सब कर रहे हैं। इसके साथ एनर्जी के हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ये सब करने के बाद हमने देखे टूरिज्म में मैंने कहा कि हमारा अपना कोई क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स का निजाम मुतारफ नहीं हो सका अभी तक। लोग आते हैं बाहर से, शहजाद तगा साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करता है। इस पे टैक्स उस वक्त पे करेगा जब आप कानून बनाएंगे, कानून के ताबे लाएंगे लोगों को। तो वो मैं आज कर रहा हूँ, हम करने जा रहे हैं, सेकेंडली हम रेगुलेट कर रहे हैं। चलन ठीक है, करने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी तक नहीं किया गया। शम्स मीर साहब, आज इसको टूरिज्म से रिलेट किया जा रहा है अभी तक कि टूरिज्म जो है बड़ा बूस्ट होगा, टूरिज्म को इन्हेंस किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को अभी टूरिज्म से बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है, लेकिन इनके अपने जो है टूरिज्म मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को इस वक्त 5% का भी मुनाफा नहीं हो रहा टूरिज्म से। तो टूरिज्म को कैसे ये अभी रिलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की बात कर रहे हैं, मैं भी आप इस चीजों को मिक्सअप कर रही हैं। जो फायदे की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो रेवेन्यू 5% की बात कर रहे हैं। सर दोबारा बताइएगा, दोबारा बताइएगा आप। देखिए, ये जो 5% आप बात कर रही हैं, हमारे वजना की तरफ से जो बात हो रही है, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इतना आ रहा है। गवर्नमेंट की बात नहीं कर, गवर्नमेंट प्लस पब्लिक की यहाँ में ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर काम नहीं करी, प्राइवेट सेक्टर्स भी इस वक्त काम कर रहे हैं सर। और टूरिज्म मिनिस्टर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो आके कि टूरिज्म में एक पॉइंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो ओवरऑल टूरिज्म डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जी शम्स मीर साहब। प्राइवेट सेक्टर को आपने माजी में फैसिलिटेट कब किया है? कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो इधर टूरिज्म में बिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्ट करके अभी हम कहेंगे कि आप रेवेन्यू नहीं मिला? हम करते ही जा रहे हैं, अभी प्राइवेट सेक्टर को भी ला रहे हैं। लेकिन होटलिंग लेकिन ठीक है, मैं मिक्स नहीं कर रही, ये आप लोगों की अपनी बातें आप लोगों को नहीं समझ आ रही, कुछ गुजरा कोई और बात कर रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, तो पता नहीं असेंबली में करते क्या है आप लोग। जी शम्समीर साहब। ठीक है शम्समीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? टूरिज्म बहुत मुनाफा जो देगा अभी स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, एग्री और डिसएग्री? देखिए, एडवोकेट साहब ने अभी फरमाया कि जी हम टैक्स इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं या टैक्स के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो एडवोकेट साहब को बताते चले कि गिलगित बल्तिस्तान को पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्प्टेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है। तो आप किस तरीके से टैक्सेशन के ऊपर काम करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, टूरिज्म पॉलिसी पीएमएलएन की जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी वो दे चुकी है। अगर आप उसके अंदर अमेंड कर रहे हैं कोई चीज तो वो अलग बात है। टूरिज्म पॉलिसी बन चुकी है यहाँ पर जो है ये। तीसरी बात, मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि हमें पार्टियों से बालातर होकर अपने मुल्क और अपने इलाके के मफाद को देखना चाहिए। देखिए, टूरिज्म यहाँ पर आई, टूरिज्म यहाँ पर बूस्ट हुई। पीएमएलएन के दौर में 50 लाख 5 मिलियन टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान विजिट किया, उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ, गिलगित बल्तिस्तान की इकोनॉमी ने बूस्ट किया। लेकिन प्रॉफिट फिर भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास नहीं गया शम्समीर साहब, वो डायरेक्टली जो है ना फेडरल में गया, ये भी एडमिट करें। उससे जो प्रॉफिट आया है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है, वो डायरेक्टली जो है वो फेडरल को गया है, इससे भी एडमिट करें ना। नहीं सुने मैविश, देखिए जैसे कि अभी एडवोकेट साहब ने कहा, इसके 2 तरीके हैं। एक, जनरलाइज करें टूरिज्म को, टूरिज्म का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ, वो आम आदमी को रोजगार मिला टूरिज्म की वजह से। जैसे कि होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है,
यहाँ पर जो है जो छोटे होटलिंग इंडस्ट्री है उसको वो बूस्ट कर गया। यहाँ पर एक आम आदमी को फायदा हुआ। गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट के लिए टूरिज्म पॉलिसी बनी और वो मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज हैं कि आपने कहाँ पर जो है ना टूरिज्म के हवाले से आपने लेजिस्लेशन करनी है, टूरिज्म के हवाले से आपने लेवी आप सेट करना है, टूरिज्म के हवाले से आपने बाकी चीजें सेट करनी है। तो उस हवाले से काम किया जा रहा था, लेकिन फिर आपकी टैक्स एग्जेम्पशन आ गई। टैक्स एग्जेम्पशन की वजह से बहुत सारी चीजें रुक गई हैं यहाँ पर जो है। तो जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो फिर वो इंटरनेशनल रूल भी यहाँ पर जो है ना लगे, नेशनल जो कवानीन है वो भी यहाँ पर लागू होंगे। उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान को रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करेगा टूरिज्म सेक्टर के अंदर से। लेकिन यहाँ कहने की बात यह है कि टूरिज्म को आप बूस्ट कर रही हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अगर बूस्ट करना चाहती है तो शहरों के अंदर इस वक्त ये हालत है कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट को जो है ना तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है। शहरों के अंदर गंदगी जो है ना गिलगित आप में ले लें, स्कर्टों को आप ले लें, बुरा हाशर है, डेथ लग गए हैं जनाब कूड़े के यहाँ पर। तो आप क्या टूरिज्म यहाँ पर बूस्ट कर रहे हैं मुझे बताइएगा आप। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो पुलिस ये चीज देखती है ना यहाँ पर। दूसरी बात लोड शेडिंग को ले लें आप। लोड शेडिंग आप कहते हैं कि जी यहाँ पर पिछली हुकूमत ने काम नहीं किया। हमने 250 मेगावाट के प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किए। सर हम अपने टॉपिक से जरा बाहर जा रहे हैं। अभी आप इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आएंगे फिर बाकी चीजों की तरफ। नहीं ये अभी बाकी चीजें टच करने वाली है नहीं ना। यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन लास्ट में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी एंड होने जा रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे मैं कर रही हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया है, इस वक्त आइन के धारे में नहीं लाया जा सकता, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है गिलगित बल्तिस्तान में, सीपैक के लिए गिलगित बल्तिस्तान को यूज किया जा सकता है। ये पॉलिसी कुछ समझ में आवाम के नहीं आ रही है अभी, इसके ऊपर आप क्या वजाहत करना चाहेंगे? देखिए फिर बिहाइंड द कर्टन जो है, बिहाइंड द वॉल फिर कुछ और अजाइम हो सकते हैं अगर बाकी चीजें नहीं हो सकती। देखिए ऐसी आईजी सुबह इन्होंने बनाना था, वो अभी तक नहीं बना। मैंने फिर पहले भी कहा था कि वो डिस्ट्रिक्ट अभी तक इनसे गजट नहीं हुए हैं। जो जनाब हमारे जो है अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, मैं अभी जारी कर दूंगा। तो वो गजट जारी करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि उससे फायदा होता है, डेवलपमेंट को फायदा होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका फायदा होता है। तो वो अगर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर लें, गजट कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान को फायदा होगा। आईजी सूबा अगर बनता है तो गिलगित बल्तिस्तान को फायदा होगा, गिलगित बल्तिस्तान मेन स्ट्रीम होगा। तो जो इन्होंने ऐलानात इलेक्शन में किए थे मेहरबानी करके वो पूरे कर दें। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह है ये बनते रहेंगे बातें, पहले जो ऐलानात इन्होंने किए थे वो कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी एडवोकेट साहब। जी शहजाद आगा साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा एरिया है, यहाँ पर जो नहीं इसको कौमी धारे में नहीं लाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं हम, अपने जो नहीं है बाकी राइट्स की बात करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है अभी इस वक्त। यूनाइटेड स्टेट की रेजोल्यूशन को देखते हुए बहुत से मसाइल इस वक्त उजागर हैं, लेकिन फिर भी गिलगित बल्तिस्तान को सीपैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत अच्छे से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकते हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट इस तरह के आ सकते हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को यूज किया जा सकता है। क्या पॉलिसी समझते हैं आप इस वक्त? देखें आपके सवाल के अंदर ही जवाब है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वाकई में मसला कश्मीर का फरेक है और इंटरनेशनल गिलगित बल्तिस्तान का के मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि वफाक जब भी गिलगित बल्तिस्तान से कुछ हासिल करना हो तो वो कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा टूटंग है, लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर के फैसले करने का कोई मौका आता है या उनको कुछ देने का मौका आता है तो गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा समझते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी मादनियात है, रेगिस्तान है और यहाँ की जमीनें हैं और यहाँ पे जो नदी नाले बहते हैं, कहते हैं यहाँ पे जो टेटू है और मुख्तलिफ पहाड़ है तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का है। लेकिन जहाँ यहाँ पे जो 25 लाख अवाम गरीब लोग बसते हैं वो कहते हैं वो मुतनाज़ा है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि ये जो सीपैक है, सीपैक इनके अपनी डेवलपमेंट के लिए, इनकी अपनी मशक्कत को बढ़ाने के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सीपैक के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को हिस्सा नहीं रखा गया। ये ज्यादतियां तो हो रही है। तो इसी तरह ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का जो बुलाया गया है शायद ये भी इसी सिलसिले की कड़ी हो। जी एडवोकेट नजीर साहब, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? यू हैव जस्ट 2 मिनट्स। देखो, एक तो शमसुद्दीन साहब बता रहे थे इससे फर्क जरूर पड़ेगा। मैं ये टैक्स की बात आ रही थी तो मैं इसको थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई करूंगा। देखिए हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, बात है टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, आपका साफ पानी इस्तेमाल करते हैं, एयर आपका प्रोड्यूस करते हैं, आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोकल लोगों पे कोई टैक्स लगाने नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो अभी हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू इसलिए नहीं आ रहा है। सर आप लोग टैक्स कैसे लेंगे? ये तो आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दी कि जो इंटरनेशनल लोग आएंगे उनसे हम टैक्स लेंगे। टैक्स कैसे लेंगे आप लोग? जो भी देखे, जो भी टूरिस्ट आता है दुनिया के, आप किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में जाए, वहाँ पे आपको मुफ्त में नहीं छोड़ते हैं। आप वसाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ के, तो उनको टैक्स के पे करना पड़ता है। हम लोकल लोगों से कतन कोई टैक्स नहीं ले रहे। जो भी टूरिस्ट आएगा वो टैक्स पे करके यहाँ बैठेगा। सर आप बाकी एरियाज को, बाकी ममालिक को गिलगित बल्तिस्तान से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वो लोग बाकायदा एक स्टेट हैं, या फिर पाकिस्तान के बाकी सूबों की बात करें तो वो अपना ये सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त डिस्प्यूटेड एरिया है। मैं भी देखे, हम डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर है, जिसका ये नहीं मतलब कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट ना बनाए, हम एनर्जी पे काम नहीं करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ना। नहीं बिल्कुल बनाए, ये कोई भी नहीं कह रहा कि मत बनाए, लेकिन इससे फायदा जो है वो एरिया को भी तो पहुंचे ना। बिल्कुल पहुंचेगा आपका। मैं आपको छोटी सी मैंने एग्जांपल दी। इस दफा हमने लाहौर से, फैसलाबाद से, कराची से जब फ्लाइट से आगे कद्दू शहर के अंदर आप जाके पूछे लोगों में कितना फर्क पड़ा है मैशत में। शहजाद आगाज साहब को अच्छी तरह पता है। कंपनी का बताया 4 मिलियन अच्छी बात है। एडवोकेट साहब मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर एक चीज जो है ना, मैं जो एडवोकेट साहब बात कर रहे हैं ना, ये वो उस टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि जो FBR के थ्रू आते हैं वो बाकी सूबों की तरह लगते हैं। ये जो एडवोकेट साहब बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट से वो इस तरीके से चाहती है कि देखें जैसे टूल टैक्स होता है, टूल टैक्स लिया जाए, वो उस टैक्सेशन का हिस्सा नहीं होता है। सर्विस टैक्सेस होते हैं, होटलिंग के अंदर जो है ना, रेजिडेंशियल जो है ना वो बिलिंग के सर्विसेज के टैक्सेस होते हैं, ये वो टैक्सेस हैं। ये जो टूरिस्ट के ऊपर लगते हैं, स्पेसिफिक जो है ना वो टूरिस्ट के ऊपर लगते होते हैं, ये पब्लिक के ऊपर नहीं लगते, वहाँ के जो आपके एडवोकेट्स होते हैं उनके ऊपर नहीं लगते। ये एडवोकेट साहब वही बात कर रहे हैं, उसी पॉलिसी को जो की पॉलिसी थी उसी को क्लियरिफाई कर रहे हैं। जी मैं जी एडवोकेट साहब जी मैं यही बता रहा था। इसके अलावा ये आईनी सूबे की बात कर रहे हैं। देखिए आईनी सूबे के लिए गिलगित बल्तिस्तान की इस असेंबली ने, पिछली असेंबली ने, उससे पिछली असेंबली ने युदाबी मसली रेजोल्यूशन पास किए। एक आईनी ड्राफ्ट तैयार हो गए, बिल अभी इम्तिहान सब पे है। अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, तब ये जो लोगों की ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, तो पूरी हो सकती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी एग्जैक्टली। गुजारिश करूँ कि एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इस पे सियासत का पद मेरा शुरू दिन से मेरी यही राय है। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है डेवलपमेंट का कि इस पे हम राजधानी करें। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का फैसला है। इस पे सोच विचार होनी चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, डेलिब्रेशन होनी चाहिए। हम ऐसी इसके जज्बात में आके दम नहीं लगाना है। इस पे सब पार्टी की मुतफिका तौर पर असेंबली के अंदर बात हुई, करारदाद पास हो गई, इस पे काम हो रहा है। अब फेडरल गवर्नमेंट में ये बिल मैच्योर होके प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद ये नेशनल असेंबली और सेनेट पे जाएगा, तो उधर जब तक चलें ठीक है एडवोकेट साहब, इसके बाद इंशाल्लाह हम कोई और प्रोग्राम कर लेंगे, उसमें आप डिटेल दे सकते हैं। लास्ट में मेरी गुजारिश है 10 दिन पहले आपने 34 बिल नेशनल असेंबली से पास करवा दिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ। तो गिलगित बल्तिस्तान भी अगर उसमें शामिल कर लेते तो वो भी हो जाता 2/3 मेजॉरिटी के साथ। नहीं बिल्कुल था वो वोटिंग पूरी थी सर। वो सिंपल बिल नहीं जो 34 बिल आपने किए वो आपने वो हाँ जी तो गिलगित बल्तिस्तान को भी टेबल कर देते ना। चलें सर, इसके ऊपर तो बात करेंगे। मैं बल्कि सोच रही हूँ अभी से कि इसके ऊपर एक और प्रोग्राम रखा जाए। एडवोकेट नजीर साहब, अभी मेरे प्रोग्राम का टाइम एंड होने जा रहा है। मुझे लास्ट में जस्ट आवाम को बल्कि कोई मैसेज आप देना चाहेंगे स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, जो कि आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था। लास्ट में क्या कहेंगे, आवाम को क्या पैगाम देंगे सिर्फ इस हवाले से? मेरी साहब मेरे से बात करें। जी एडवोकेट नजीर साहब आपसे। जी मेरा ये पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कि हम कुछ नए एवेन्यूज हम खोल रहे हैं, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। स्कर्दू इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट एक माइलस्टोन है, इससे फायदा होगा। अलबत्ता हमें लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जब हम
चीजों को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने मजाज को भी इंटरनेशनलाइज करना होगा, रवैयों में तब्दीली लानी होगी, दिल खोलने पड़ेंगे हमें आने वाली तब्दीलियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक, चलें शहजाद आगा साहब, लास्ट में आप स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से लास्ट में मैसेज क्या देते हैं अवाम को? आवाम को मेरा यही मैसेज है कि अल्लाह करे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इन्होंने वादा किया है या इन्होंने ऐलान किया है, इसके ऊपर अमल दरामद करने की इनके ऊपर हौसला, इनके पास हौसला हो और ये अमल दरामद हो जाए। न होने की सूरत में कौम को की कोशिश की गई तो आवाम तैयार रहें, हम मुज़ाहमत करेंगे, हम मुज़ाहमतकार हैं। इंशाल्लाह कौम को इंशाल्लाह हम धोखा दही से हम काम लेने नहीं देंगे। चलें ठीक है, शम्स मीर साहब लास्ट में। अल्लाह करे कि मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरा गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करे, लेकिन जिस तरीके से मेरे मुल्क के 3.5 साल वहाँ जाया हो गए और 1 साल यहाँ जाया हो गया, अल्लाह करे कि आइंदा ऐसा ना हो। मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरा गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करे, ये कुछ करें, ये डिलीवर करें, बस ये डिलीवर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन अस आज के प्रोग्राम में स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से। नाज़रीन, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ शम्स मीर साहब ने बात किया और शहजाद आगा साहब ने जो इंफॉर्मेशन है वो देने की कोशिश की। इसके अलावा एडवोकेट नज़ीर साहब ने ब्रीफिंग भी देने की कोशिश की, जो शक व शुबात हैं, खदशात हैं, उनको क्लियर करने की भी कोशिश की। और लास्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली पब्लिक का ही होता है। आप लोगों ने प्रोग्राम पूरा देखा है, अब आप लोगों को इस हवाले से भी अवेयरनेस आ गई होगी कि वाकई ये जो प्रोजेक्ट हम कह लें या गिलगित बल्तिस्तान के, जैसे कि एडवोकेट साहब ने कहा था कि मुस्तकबिल के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का सबब बनेगा, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के लिए है। तो क्या अवाम इससे सेटिस्फाइड हैं, अवाम को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, ये डिपेंड करता है पीटीआई की गवर्नमेंट पर इस वक्त। और शहजाद आगा साहब ने भी कहा कि अल्लाह करे कि ये काम हो और इसको अमली जामा पहनाया जाए, तो अल्लाह तो करेगा, लेकिन इसमें हम सब की कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सियासत नहीं करनी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। अवाम में ये पॉलिटिशियंस भी इंक्लूड होते हैं, हम और आप भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर इलाके के मफादात के लिए काम करना है तो हम सबका कंट्रीब्यूशन इसमें 100% होना चाहिए। ऑपोजिशन अपना किरदार निभाए, ऑपोजिशन तनकीद कर सकती है, लेकिन जब ऐसे स्ट्रॉन्ग बिल आए तो उसके ऊपर हामी बननी चाहिए। और कोई अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मफादात के खिलाफ अगर कोई बिल आता है तो उसमें सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो जाए, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट के हद तक कि भाई हमने ये मुखालफत की है, हम ये तनकीद करते हैं और वाह लेने से गुरेज करें। काइंडली मेरा ये रिक्वेस्ट है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और स्पेशली यूथ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए। अगर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बहुत अच्छे इकदाम कर रही है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो काइंडली सपोर्ट करें पीटीआई की हुकूमत को। और अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं, ये जस्ट जो है तब्दीली के सिर्फ रंग बिखेर रही है, वो भी बेरंग रंगीनी तरीके से, तो अगर नून लीग ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिए थे, प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, काम करके दिखाए थे, तो फिर उनका साथ ज़रूर दें, उनके साथ खड़े रहें, बल्कि उनको मुंह की ना खानी पड़े ऐसा बिहेव ना किया करें। और लास्ट में पीपल्स पार्टी ने, चूँकि हम हर वक्त यही आवाम भी कहते हैं, यूथ इस वक्त बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है कि सबसे पहले ऑर्डर ही नून पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेकर आई थी, तो कैसे ये अवाम के जो नहीं हमदर्द बन सकते हैं। तो जो इन्होंने काम किया है, काम के बेस पर जज करें, जज करने के बाद लोगों का साथ देने की आदत डाला करें, ताकि वो जब साथ देंगे तो मफाद ऑब्वियसली पूरे खित्ते के लिए है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट के अवाम के लिए है। सो लास्ट में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।